मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम अरस्तू के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। और कई बार ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है कि क्या अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक हैं। तो अरस्तू राजनीति विज्ञान के जनक हैं, इस विषय पर चर्चा जब हम करेंगे तो उनके जो राजनीतिक विचार हैं, उन राजनीतिक विचारों की खास विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तू से पहले उनके गुरु प्लेटो अपना एक राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत कर चुके थे। जिस प्रकार अरस्तू के गुरु प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का प्रणेता माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तू को ये श्रेय है कि उन्होंने राज्य विषयक चिंतन को एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप दिया है। उसने ही सबसे पहले राज्य से संबंधित प्रश्नों, समस्याओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया और विभिन्न सिद्धांतों, व्यवहारों, विचारों का वर्गीकरण किया, उनकी तुलनात्मक समीक्षा की। उसके राजनीतिक विचार की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वो राजनीति के एक नवीन विज्ञान का प्रवर्तक थे। और उन खास विशेषताओं का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आगमनात्मक पद्धति है, अनुभव प्रधानता है, यथार्थवाद है, तुलनात्मक पद्धति है, राजनीति तथा नीति शास्त्र में पृथक्करण। इन बिंदुओं के आधार पर हम चर्चा करेंगे और अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये कहा जाता है कि अरस्तू से पूर्व राजनीतिक चिंतन तो था, किंतु राजनीति का कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक जो चिंतन है, उसको एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देने का श्रेय अरस्तू का है। तो उसमें निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक तो है आगमनात्मक पद्धति, उद्गमनात्मक पद्धति। दो प्रकार की प्रमुख पद्धतियाँ होती हैं, निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण उनके गुरु प्लेटो ने किया है और आगमनात्मक पद्धति अरस्तू करते हैं। अरस्तू ने जो राजनीतिक घटना चक्र है, उसके अध्ययन में उन्होंने इस पद्धति का यानी आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। अरस्तू ने कुछ विशेष तथ्यों को संकलित करके उनमें से कुछ सामान्य सिद्धांत निकालने का प्रयास किया है। हम देखेंगे उनके गुरु प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं। वो पहले एक सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हैं, फिर उसको विशेष तथ्यों के आधार पर सिद्ध करते हैं। यहाँ अरस्तू पहले विशेष तथ्यों को संकलित करते हैं और फिर सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। तो इस तरह से इनकी पद्धति विशेष से सामान्य की तरफ है। अरस्तू इस पद्धति को अपनाने में उनके ऊपर उनका एक पारिवारिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ा था, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके पिता एक सुविख्यात चिकित्सक थे और उनके द्वारा अरस्तू ने बाल्यावस्था में ही जीव शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। अतः ये वह निरीक्षण और परिवेक्षण के आधार पर कुछ
परिणाम निकालने का अभ्यस्त हो गया था और इसी पद्धति को उसने राजनीतिक शास्त्रीय अध्ययन अनुसंधान में भी अपनाया। अरस्तु के इन विचारों को हम के संदर्भ में बारकर के उद्धरण को उद्धृत कर सकते हैं। बारकर ने लिखा है कि उनकी पद्धति का सार समस्त प्रासंगिक तथ्यों का पर्यवेक्षण था और उनके अध्ययन का उद्देश्य प्रत्येक मामले में एक सामान्य सिद्धांत की खोज करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली जो उनकी राजनीतिक विचार की खास विशेषता है आगमनात्मक पद्धति है। दूसरा, अनुभव प्रधानता। अरस्तु के राजनीतिक चिंतन की दूसरी मुख्य विशेषता अनुभव प्रधान होना है। उसने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को अनुभव की ठोस नींव पर आधारित किया है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य का चित्र खींचने से पूर्व 158 संविधानों का अध्ययन किया और उसका उद्देश्य एक ऐसी शासन व्यवस्था प्रस्तुत करना था जो मानव अनुभव के अनुकूल हो और अनुभव सिद्ध तथ्यों को मान्यता देने में उसने प्राय नैतिक सिद्धांतों की भी अवहेलना कर डाली और कहीं कहीं तो उसका ये अनुभववाद मैकियावेली के निकट पहुंच गया, परंतु उसने अंतिम रूप से राज्य के नैतिक स्वरूप को अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने दिया। इसका सरल शब्दों में हम कहें अभिप्राय ये है, केवल यह है कि उसने आदर्श के झोंके में ठोस तथ्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके जो गुरु हैं प्लेटो, वो एक आदर्श की खोज में लगे रहते हैं। यहाँ पर मैक्स लेनर के शब्द बड़े ही उद्धरणीय हैं। उन्होंने लिखा है, किसी ने यह ठीक ही कहा है कि प्लेटो ने अपने समकालीन एथेंस की भ्रष्ट राजनीति से तंग आकर आदर्श राज्य का आश्रय लिया, जबकि अरस्तु प्लेटो अन्य विचारकों द्वारा चित्रित आदर्श राज्य से तंग आकर अनुभववादी पद्धति के ऊपर आधारित व्यवहारिक राजनीति की ओर मुड़ा। तो एक कमेंट है कि कैसे उनका चिंतन अपने गुरु से दूसरी तरफ आदर्श से यथार्थ की तरफ मुड़ता है। तो अरस्तु का ये दृढ़ विश्वास था कि युग युगांतर में मानव बुद्धि ने जो अनुभव का संचय किया है उसमें सत्य का बहुत बड़ा अंश पाया जाता है, इसलिए हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक है उनका यथार्थवाद। अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन में अपने गुरु प्लेटो की भांति कल्पना की ऊंची उड़ानें नहीं भरी। हम प्लेटो के चिंतन में आप देखते हैं कि वो आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। तात्कालिक व्यवस्था से उनका मन खिन्न हो गया था, तो वो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें उनके गुरु सुकरात, जो एक बहुत ही उनकी दृष्टि में विद्वान, प्रज्ञावान, विवेकशील महान आत्मा थे और उनको जहर का प्याला देकर मृत्युदंड दिया गया था, तो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना वो करना चाहते थे जिसमें फिर किसी सुकरात को जहर का प्याला ना पीना पड़े। तो उसमें वो अपनी कल्पना की उड़ानें भरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरस्तु की दिलचस्पी किसी स्वप्न लोक के निर्माण में नहीं थी, वरन वह तो इस धरती की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करना चाहता था। उसने जो कुछ भी लिखा उस सब का आधार ठोस तथ्य थे। उसने मनोविज्ञान के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की, न उसने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसे व्यवहारिक रूप ना दिया जा सके। अपने यथार्थवाद के प्रेम के कारण ही उसने प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन तथा संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। हमने पूर्व की कक्षाओं में इस चीज़ को पढ़ा है। तो अरस्तु ने अपने सिद्धांतों को वस्तु स्थिति के विश्लेषण पर आधारित किया है। यथार्थवादी चिंतन उनका मूल विचार है।
उनके विचार में। एक है तुलनात्मक पद्धति। अरस्तु ने अपने अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। हम पहले भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि 158 राज्यों के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करके उनकी परस्पर तुलना करके और अपनी एक आदर्श पद्धति का उन्होंने शासन पद्धति का प्रतिपादन किया है। उसने अपने समक्ष सामग्री का वर्गीकरण करके कुछ निश्चित परिणाम निकाले हैं। तो ये उनकी खास चिंतन पद्धति है जिसमें वो तुलनात्मक पद्धति का आश्रय लेते हैं। एक है राजनीति तथा नीति शास्त्र में पृथक्करण। हमने अरस्तु के राजनीतिक विचार के जिन लक्षणों का अब तक उल्लेख किया है वे सब वैज्ञानिकता के प्रमाण हैं, परंतु उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का जनक बनाने का जो श्रेय है, जिस बात को है, वह है राजनीति शास्त्र का आचार शास्त्र से पृथक्करण। हम देखते हैं उनके गुरु जो थे प्लेटो, उनके हाथों में नीति शास्त्र अथवा आचार शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं था, परंतु अरस्तु ने इन दोनों को अलग अलग करके राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। राजनीति की एक विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठा की है। राजनीति को विज्ञान मानकर चलने पर अरस्तु का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की खोज करना मात्र नहीं था। उसने वास्तविक राज्यों, चाहे वो कितने भी भ्रष्ट क्यों ना हो, उनका वर्णन भी बड़ी तत्परता के साथ किया है। और तो और उन्होंने जो निरंकुश तंत्र है, अत्याचारी राज्य है, उसकी सुरक्षा के उपाय भी सुझाए हैं। क्रांति विषयक विचारों में हमने देखा, उन्होंने क्रांति के कारण बताए, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष शासन प्रणालियों के विशेष कारण, और फिर उनके सामान्य उपाय और विशेष प्रणालियों के क्रांति से बचने के विशेष उपाय बताए हैं। तो उन्होंने सब पद्धतियों को क्रांति से कैसे बचें इसके निदान दिए हैं उन्होंने। उसमें उन्होंने निरंकुश तंत्र को भी, एक निरंकुश शासक को भी ये बताया है कि आप कैसे क्रांति से बच सकते हैं। तो उनको आलोचक हालांकि नैतिक आधार पर आलोचना करते हैं कि एक निरंकुश शासक को भी वो क्रांति से बचने के उपाय बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो समीक्षा है वो तटस्थ है और इसी आधार पर ये कहा जाता है कि उन्होंने एक विज्ञान के रूप में राजनीति को स्थापित किया है। राजनीति शास्त्र तथा नीति शास्त्र को, जो मूलतः एक ही वस्तु की दो शाखाएं मानते हुए भी, उसने इन दोनों की जो रूपरेखाएं हैं उनको अलग अलग स्पष्ट किया है। राजनीतिक विचार की अरस्तु को ये एक अपूर्व देन मानी जाती है और ऐसा करके उन्होंने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बना दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक था और उसके अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक थी। राजनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा पद्धति का प्रवेश सबसे पहले उन्हीं के द्वारा हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक मानना उचित है। और ये शॉर्ट नोट के रूप में न केवल बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि एमए प्रवेश में भी ये उपयोगी सामग्री है। साथ ही एमए फाइनल के जो एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं ग्रीक पॉलिटिकल थॉट के रूप में, उनके लिए भी ये शॉर्ट नोट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।